आप लोग काफी देर से बैठे हैं, सब भूख तो नहीं लग गई? तो एक बार शांति बना लीजिए थोड़ी देर के लिए। बैठ जाइए, जितने लोग पीछे जो जा रहे हैं एक बार बैठ जाओ सब। कुक्कू सबको बैठाल दो, बैठाल दीजिए, इधर जगह है, इधर सब खड़े मत रहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मातृशक्ति की, मातृशक्ति की, आप सभी बहनों की, आप सभी बहनों की। सहकारिता समूह ऋण वितरण सम्मेलन में आज हम सबके बीच में अभी जिनको आप सुन रहे थे, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और मां गंगा के पुत्र जो हरिद्वार से आते हैं, इस जिले के प्रभारी आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, और जिनके संयोजन में आज ये कार्यक्रम हुआ है, आप सब जिनको बहुत पहले से जानते हैं, लगातार इस क्षेत्र में काम करते हैं और सहकारिता के क्षेत्र के मैं कहूंगा भीष्म पितामह, हमारे प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष आदरणीय दान सिंह रावत जी, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष थे, अब पूरी तरह से पक्के अध्यक्ष हो गए हैं, भाई योगेंद्र रावत जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय शिव अरोड़ा जी, हमारे नानकमता क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, मंच पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय मोहनी पोखरिया जी, धाना भंडारी जी, हमारे गोपाल भाई बोरा जी, नंदन सिंह खड़ायत जी, राजपाल सिंह जी, भाई हिमांशु जी। अब मैं सबका नाम लूं तो मैं समझता हूं बड़ा लंबा हो जाएगा, क्यों? सभी हमारे सहकारिता समूह से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, हमारे मंडलों के अध्यक्ष, सभी आए हुए ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, सभी जिला पंचायत के सदस्य, सभी सीआरपी क्लस्टर, झनकट से उज्जवल, कन्हैया महिला क्लस्टर, बिगराबाग से प्रगति महिला क्लस्टर, खेतलसंडा से जीवन ज्योति महिला क्लस्टर, मंच के दाहिनी ओर 43 सीआरपी और स्वयं समूह की सभी बहनें। अब मैं ऐसा करता हूं कि मीन राशि से लेकर मेष राशि तक सभी उपस्थित हमारी बहनें और हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधुओं, आप सभी का मैं अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों ने जितनी गर्मजोशी के साथ, जितने स्नेह के साथ मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मैं उसके लिए आप सबका आभारी हूं और दोनों हाथ जोड़कर आप सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले 4 जुलाई से मुख्य सेवक के रूप में काम करने का जो भी मुझे समय मिला है, मैंने कोशिश की है कि प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, एक एक क्षण मैं अपने उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों के लिए लगाऊं। लगातार हमने पिछले 5 महीने में 500 से भी अधिक फैसले लिए हैं। जैसा आदरणीय अभी स्वामी यतीश्वरानंद जी कह रहे थे, हमने केवल ये फैसले या घोषणाएं नहीं की हैं, जितने भी हमने फैसले किए या घोषणाएं की हैं, उनको साथ में वित्तीय स्वीकृति और वित्तीय शासनादेश उनके साथ में जारी किए हैं। सभी घोषणाओं के हम शासनादेश जारी कर रहे हैं, क्योंकि घोषणा करने से पहले
हम लगातार उसकी समीक्षा करते हैं, उसके बारे में जानकारी करते हैं। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री का भी प्रभार मेरे पास है, तो वित्त मंत्री होने के नाते जितना भी फाइनेंस से जुड़ा हुआ मामला है या किसी भी विभाग की कोई घोषणा करनी हो, कोई कार्यक्रम चलाना हो, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि घोषणा करनी है, हमने सोचना है कि कहीं पर हमने कुछ देना है, आप सबके बीच में आना है, तो उससे पहले हम सारी जांच पड़ताल कर लेते हैं। और जांच पड़ताल करने के बाद जब हमारी जेब में पैसा होता है, यानी कि सरकार की तिजोरी में जब पैसा होगा, वित्त की व्यवस्था होगी, तभी हम उसकी घोषणा करते हैं। और घोषणा करने के साथ साथ आगे हम उसके शासनादेश भी निकाल देते हैं। जैसे आपने पिछले दिनों देखा होगा, हमने जो स्वयं सहायता समूह है, हमारे ग्राम संगठन है, हमारे क्लस्टर है, स्वयंसेवी क्षेत्रों में काम करने वाले संगठन है, उन संगठनों की बहनों के लिए हमने 119 करोड़ रुपए का एक पैकेज घोषित किया था कि हम सहायता का एक पैकेज देंगे। और जब हमने आपके पैकेज की घोषणा की तो कुछ लोगों ने हमारे ऊपर उंगली उठाना शुरू किया कि ये पुष्कर सिंह धामी, ये मुख्यमंत्री, ये घोषणा तो कर रहे हैं, लेकिन ये पैसे कहां से लाएंगे? ऐसी बातें कौन कर रहे थे? ऐसी बातें वो कर रहे थे जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया और केवल घोषणाएं करते रहे, आगे का कुछ देखा नहीं कि ये घोषणाएं मैं कर रहा हूं तो ये घोषणाएं कैसे पूरी होंगी। हजारों की संख्या में घोषणा कर दी, कई हजार। और जब शासनादेश निकालने का समय आया तो शासनादेश सैकड़ों के भी नहीं निकले। मुझे खुशी है कि मैंने आप सब बहनों के लिए जो स्वयं सहायता समाज चलाती हैं, अभी ज्योति भट्ट जी यहां कल भी दिख रही थी, कहां है पीछे, वो आए थे वहां पर हमारे सरस मेले में, अच्छा पीछे, हाँ। तो इनके समूहों के लिए हमने घोषणा करी कि हम 6 महीने का प्रतिपूर्ति ब्याज जो है सरकार उसको भरेगी। उसके सारे इनके खातों में पैसे आ गए। हमने कहा 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देंगे, वो सारों के सारे खाते में आ गए। सहकारिता के संबंध में अभी आदरणीय दान सिंह रावत जी ने आपको बताया कि हमारी सरकार ने ये स्कीम चलाई और आप सभी के ऋण आपके सीधे खातों में आने शुरू हो गए। इसी प्रकार से जब हमने 119 करोड़ की घोषणा करी, वो भी डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में आए। हमने महिला मंगल दलों के लिए, हमने युवक मंगल दलों के लिए घोषणा करी, वो सारे के सारे जो पैसे हैं डीबीटी के माध्यम से सबके खातों में आ गए हैं। हमने आंगनबाड़ी बहनों के लिए, हमने उनसे वायदा किया था कि हम आपका मानदेय बढ़ाएंगे। बहुत दिनों तक उनका धरना चलता रहा, प्रदर्शन चलता रहा, आखिरकार हमने उनका मानदेय बढ़ा दिया। 1500 से लेकर मिनी सहायिका, सहायिका, सबका हमने 1500 से लेकर 1800 तक उनका मानदेय बढ़ाया। अभी बीच में खटीमा क्षेत्र में, मैं खटीमा क्षेत्र की जो आशा बहनें हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अगस्त के महीने में जब मैं खटीमा आया था तो उनका आंदोलन चल रहा था, सितंबर के महीने में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये मांग आपकी कितनी पुरानी है? जब राइस मिल में आए थे जमौर में वो लोग, तो बोली ये मांग हमारी 14 साल पुरानी है। तो मैंने कहा मुझे बने हुए कितने दिन हुए हैं? अभी तो मुझे 2 महीने भी नहीं हुए, आप कैसे सोच रहे हो कि ये 14 साल पुरानी मांग आपकी पूरी हो जाएगी? लेकिन हमने कहा नहीं, मैं आपको 1 महीने का समय देता हूं और 1 महीने में हम आपके मानदेय को लेकर भी फैसला करेंगे। और 1 महीना नहीं, 20 दिन के अंदर हमने आशा बहनों का भी मानदेय बढ़ाने का काम किया। इसी प्रकार से हमारे उपनल के कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए। हमने कहा निश्चित रूप से आपका मानदेय भी बढ़ाएंगे। उनका भी आंदोलन लंबे समय से चल रहा था। हमने उसमें भी तय किया कि जो कर्मचारी 10 साल से ज्यादा हो गए हैं उनका हम 3000 रुपए मानदेय बढ़ाएंगे और जिनका 10 साल से कम हुआ है उनका हम 2000 रुपए का मानदेय बढ़ाएंगे।
और केवल फैसला ही नहीं किया, इसका भी हमने शासनादेश निकाल दिया। आशा हो गई, आंगनबाड़ी हो गई, हमारे उपनल के कर्मचारी हो गए। इसके बाद जगह जगह में जाता था तो भोजन माताएं मिलती थी। कप्तान साहब, भोजन माताएं कह रही थी अभी तक हमारी कोई नहीं सुन रहा है, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। मैंने कहा जिसकी कोई नहीं सुन रहा है उसकी सुनने के लिए ही पुष्कर सिंह धामी को लाया गया है, बीच का रास्ता निकालने के लिए लाया गया है। और हमने जो है उनके लिए भी बीच का रास्ता निकाला। हमारी जो भोजन माता है उनका भी मानदेय बढ़ा दिया। हमारे पीआरडी के जवान वो भी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमारा भी मानदेय बढ़ाइए, हमारा भी मानदेय बढ़ाइए। हमने कहा अब निश्चित रूप से आपका भी बढ़ाएंगे। उनका भी हमने 21 रुपए प्रति माह मानदेय बढ़ा दिया है, उसका भी शासनादेश निकाल दिया है। हमारे आंदोलनकारी भाई कह रहे थे, धंधा भी कह रहे थे, कहां चले गए? व्यवस्था में चले गए। तो ये भी इनकी पैरवी करने आए थे बीच में। मैंने कहा भाई मैं भी स्वयं आंदोलनकारी हूं, आप सबका साथी हूं। तो मैं मसूरी में गया तो वहां आंदोलनकारी लोग बोलने लगे कि आज हम काले झंडे दिखाएंगे मुख्यमंत्री को। सवेरे इंटेलिजेंस वालों का फोन आया कि साहब आप उस कार्यक्रम में मत जाइए क्योंकि वहां आपको काले झंडे दिखाने वाले हैं, आज बड़ा विरोध करने वाले हैं। मैंने कहा ये भाई कोई अलग है क्या हमसे? मैंने कहा मैं देखता हूं, मैं उनके काले झंडे देखने के लिए तैयार हूं और मैं काले झंडे देखने जरूर जाऊंगा। आज मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर वो मुझे काले झंडे क्यों दिखाना चाहते हैं। 1 सितंबर को यहां होता है, 2 सितंबर को वहां। मैंने कहा अभी 2 महीने भी मुझे पूरे नहीं हुए, ये मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक एक फैसला सोच समझ के ले रहा हूं, एक एक फैसला उत्तराखंड राज्य के हित में ले रहा हूं, एक एक फैसला हमारे माताओं बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, यहाँ के रोजगार करने वालों के लिए, यहाँ के कर्मचारियों के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए ले रहा हूं। मैंने कहा मैं मसूरी जाऊंगा। और जब मैं मसूरी पहुंचा तो वहां का नजारा ही कुछ और था। किसी ने काले झंडे नहीं दिखाए। बोले हम तो आपसे बात करने के लिए ऐसी बात कर रहे थे कि आपसे बात हो जाएगी। तो वहां मंच से बोले कि हमारा मानदेय इतना है, हमारा ये पेंशन बढ़ाइए, हमारी ये करिए। मैंने कहा मुझे पता है आपकी 3100 रुपए पेंशन मिलती है। मैंने कहा मुझे पता है 2 प्रकार की पेंशन मिलती है, 3100 रुपए की और 5100 रुपए की। हम दोनों की पेंशन बढ़ाएंगे, समय आने पर बढ़ाएंगे। इस बार 9 नवंबर को हमने घोषणा कर दी कि जिनकी 3100 मिलती थी उनकी हमने 4500 कर दी, जिनकी 5100 मिलती थी उनकी हमने 6000 कर दी। पति और पत्नी, हमारे आंदोलनकारी आदरणीय शेर सिंह दिगारी जी भी मंच पर बैठे। हमने कहा आश्रितों के लिए जो पेंशन है आश्रितों के लिए भी कर दी। पति या पत्नी में से एक भी आंदोलनकारी होगा उनको भी अब पेंशन का लाभ मिलेगा, आश्रितों को भी लाभ मिलेगा। चिन्हीकरण की प्रक्रिया हमने 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है, जरूरत पड़ेगी तो अभी और बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी ग्राम प्रधानों के लिए हमने ग्राम प्रधानों का पहले हमने मानदेय बढ़ाया। हमने उनका मानदेय 1500 से 3500 किया। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का बढ़ाया, ब्लॉक प्रमुखों का, जिला पंचायत का, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में काम करने वाले जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि सीधे सीधे जो सरकार और जनता के बीच में समन्वय का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। अगर हमारी पंचायतें मजबूत होंगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी मानना है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमारी पंचायतें मजबूत होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए। इसलिए जितना हमको समय मिला हमने कोशिश करी कि हर वर्ग को कुछ न कुछ दें, हर वर्ग के लिए कुछ न कोई योजना लेकर आए। लगातार हम काम कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे इस क्षेत्र में लंबे समय से मेडिकल के क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं थी, बड़ी सुविधा नहीं थी। अब मैंने उनसे अनुरोध किया कि एक एम्स की शाखा हमारे यहां पर कुमाऊं क्षेत्र में खुलनी चाहिए। मैं जब पहली बार प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया तो प्रधानमंत्री जी से मैंने कहा कि एम्स की एक शाखा यहां खोल दीजिए।
मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान का उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर एम्स की 2 शाखाएं खुल रही हैं, एक नहीं 2 शाखाएं खुल रही हैं। और मैं आप सबको आज आमंत्रित भी करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का 24 दिसंबर को हल्द्वानी में कार्यक्रम होना है। उस कार्यक्रम में आप सब आएंगे। उस दिन भी वो हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने देश को उज्ज्वला गैस की योजना दी, जिसके बारे में कभी हमारी माताओं बहनों ने उनके जो है चूल्हा फूकते फूकते उनके आंसू आ जाते थे, उनके कलेजे के अंदर 300 बीड़ी और सिगरेट के बराबर धुआं चला जाता था। उस धुएं से बचाने का और उनके आंख के आंसू को पोंछने का काम किसी ने किया है तो मुफ्त का गैस सिलेंडर देकर भारत मां के लाल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब कोई गरीब बुजुर्ग या माता अस्पताल में भर्ती हो जाती थी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब 4 दिन का समय हो जाता था तो बुजुर्ग माता या बुजुर्ग पिता अपने बेटे से कहना शुरू कर देते थे कि बेटा अब मुझे इलाज नहीं करवाना है, मुझे घर ले चलो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इलाज कराते कराते तुम कर्जे के बोझ तले दब जाओ। ऐसे लोगों की स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी किसी ने दी। 5 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी और सुरक्षा का कवच देने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि अगर आपको ये सोचना नहीं होगा, कोई बीमार पड़े तो उसको अपनी जमीन नहीं बेचनी होगी, अपनी घर में रखे हुए अपने पत्नी के जेवर गिरवी नहीं रखने होंगे, किसी से कर्जा नहीं लेना होगा, इस प्रकार की सुरक्षा देने का काम किया है। अभी इतनी बड़ी कोरोना महामारी चली, इस कोरोना महामारी में भी देश के अंदर सारे काम चलते रहे, कोई विकास योजनाएं प्रभावित नहीं हुई, विकास के सारे काम चले हैं क्योंकि देश के 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त का राशन देने का काम हुआ है, मुफ्त का खाद्यान्न देने का काम हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये राशन केवल अब नवंबर के माह तक नहीं, अब ये राशन इस साल और अगले साल पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये राशन दिया जाएगा मुफ्त में। ऐसी तमाम योजनाएं चली हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना चली है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना चली है, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता का अभियान, घर घर में शौचालय बनाने का काम किसने किया? बताइए आप लोग, किसने किया भाई? किस सरकार में शुरू हुआ ये? जब से मोदी जी आए तभी से शुरू हुआ ना? बताइए आप लोग, तभी शुरू हुआ। पहले तो कभी किसी ने नहीं कहा कि शौचालय बनने चाहिए। पहले की सरकार ने कभी कहा क्या शौचालय बनने चाहिए? जोर से बोलिए आप लोग। मोदी जी की सरकार ने कहा ना, यहां से बताइए आप। तो ये काम किसने किया? मोदी जी की सरकार ने किया। आज गरीबों के लिए सबसे ज्यादा योजना बनाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये कोविड की जो वैक्सीन है, ये कोविड की वैक्सीन, इसकी कीमत 600 रुपए आती है। जब ये कोरोना आया था, कोरोना के बाद वैक्सीन बनाने का काम सबसे पहले भारतवर्ष की जो हमारे वैज्ञानिक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उन्होंने स्वदेशी वैक्सीन बनाई। और स्वदेशी जब वैक्सीन बनाई तो कुछ नेता लोग क्या कह रहे थे, कुछ पार्टी वाले लोग क्या कह रहे थे, ये वैक्सीन नहीं लगानी है। क्या कह रहे थे? मर जाएंगे, इससे नुकसान हो जाएगा, ये वैक्सीन मत लगाइए, ये मोदी की वैक्सीन है,
ये भाजपा की वैक्सीन है। और जब दूसरी लहर आई और दूसरी लहर में ये बात प्रमाण सहित सिद्ध हो गई कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी अगर उनको कोरोना हुआ तो हल्की सर्दी हुआ या जुकाम हुआ, हमारी सीएमओ साहब भी खड़ी हैं यहां पर, थोड़ा सा बुखार आया और कोरोना ऊपर से निकलकर चला गया। लेकिन जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी थी वो लोग कहां चले गए बताइए? भगवान के पास चले गए। मैं ऐसे काम के लिए जिन्होंने ऊपर पहुंचाने का काम किया, वैक्सीन नहीं लगने दी, वो पापी हैं, वो पाप के भागी हैं। उन्होंने पाप किया, उन्होंने देश की जनता के साथ पाप किया, हमारे उन हजारों लोगों के साथ पाप किया जिनको कोरोना की वैक्सीन नहीं लगने दी। मोदी जी ने सभी को मुफ्त में वैक्सीन देने का निर्णय लिया, जिसकी कीमत 600 रुपए सरकार अदा करती है, भारत की सरकार अदा करती है। जो वैक्सीन आपको लग रही है उस वैक्सीन के लिए भारत सरकार 600 रुपए देती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि देश के एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाएगी। आज देश के अंदर 120 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। उत्तराखंड हमारा ऐसा राज्य हो गया है जहां हमने 100% डोज तो अक्टूबर के महीने में ही पूरी कर ली थी। अब दूसरी डोज भी हम जल्दी ही उसको लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हम 65% तक दूसरी डोज भी लगा चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि जल्द से जल्द हम वैक्सीन की 100% दूसरी डोज भी लगा लें। मैं इस काम में लगे हुए सभी स्वास्थ्य विभाग के या उनसे जुड़े हुए विभागों का सबका मैं धन्यवाद करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे बहुत सारे काम आज देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि आने वाले समय में हमारा ये उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बने। और जब हम 25 साल के उत्तराखंड हो जाएंगे, आज हम 21 साल के हैं, जब हम 25 साल के होंगे और उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस मना रहे होंगे, तब हम हिंदुस्तान के नंबर 1 राज्य के रूप में हमारी गिनती हो। उसके लिए हमने बोधिसत्व कार्यक्रम शुरू किया है। हम विचारों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, सबके साथ में मिलकर एक नई योजना बना रहे हैं। और हमने प्रण किया है, संकल्प लिया है कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, आप सबके सपनों के अनुरूप राज्य बनाएंगे। उसके लिए काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, खटीमा क्षेत्र में बहुत सारे काम हमने शुरू किए। शिक्षा के क्षेत्र में यहां पर ITI बनाया, यहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया, यहां का केंद्रीय विद्यालय जो अभी बंडिया में चल रहा है, जल्दी हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी यहां आएंगे, उनके साथ हम उसका भी शिलान्यास करने वाले हैं। उसकी भी हमको पूर्ण रूपेण बिल्डिंग बनाने की भी स्वीकृति मिल चुकी है। और आप सबको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, अभी 18 तारीख का हमने समय तय किया है। क्योंकि मैं देख रहा हूं हमारे थड़वाट की बहनें इसमें बड़ी संख्या में आई हैं। थड़वाट के बच्चे हमारे आगे जाने चाहिए। मैं पहले से सोचता था कि इन बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा कोई स्कूल मिलना चाहिए, अच्छी कोई जगह मिलनी चाहिए। अब इन बच्चों के लिए हमने यहाँ पर जो आवासीय एकलव्य विद्यालय शुरू किया है, जो अभी ITI में चल रहा है, नदन्ना वाली ITI में, उसके लिए हमारे यहाँ पर 12.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बन रही है। यहीं पर बन रही है जहां पर मेला लगता है, कंजाबाग चौराहे के बगल में। वो बिल्डिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। 18 तारीख को हम उसका भी लोकार्पण करने वाले हैं। आप सब बहनों को मैं आमंत्रित करता हूं, क्योंकि आने वाले समय में ये आवासीय एकलव्य विद्यालय हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। आने वाले समय में बहुत सारे क्षेत्रों में जो हमारे बच्चे उन स्कूल में, एकलव्य विद्यालय में पढ़ेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हमारा नाम रोशन करेंगे। रोडवेज का बस अड्डा हमारा बन रहा है, आप देख रहे होंगे। स्टेडियम का भी हम, उसकी भी 17 करोड़ रुपए की धनराशि, चकरपुर में जो वन चेतना मैदान है उसके लिए हमारी स्वीकृति हो गई है। 2 दिन पहले मैंने उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। हमारे डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी बैठे हैं, लगातार इस क्षेत्र में लगातार इनके भी काम हो रहे हैं।
ये जो प्रस्ताव देते हैं हम कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, ये सारे के सारे काम ये बहुत पहले से प्रस्तावित थे। इनको लगातार एक एक करके, जैसा आदरणीय दान सिंह जी कह रहे थे, अब अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। मैं निश्चित रूप से मानता हूं आज पूरी जिम्मेदारी हमारी है कि हमारा खटीमा क्षेत्र भी आगे बढ़े, पूरे उत्तराखंड का विकास हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ की सड़कें गड्ढा मुक्त हो, उसके लिए भी हमने 50 किलोमीटर सड़कों को हॉट मिक्स करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जल्दी वो भी बनने वाली है। हमारे सैनिक भाइयों का लंबे समय से जो यहाँ पर सपना था कि सीएसडी कैंटीन यहाँ पर बननी चाहिए, मुझे खुशी है कि सीएसडी कैंटीन यहाँ पर चालू हो गई है और जल्दी उसके लिए भी 7 करोड़ रुपए की धनराशि हमारी यहाँ पर मिलने वाली है, जहां पर सैनिक कैंटीन के साथ साथ जन मिलन, सैनिक मिलन केंद्र भी वहां पर बनाया जाएगा। 100 बेड का हॉस्पिटल, ऑक्सीजन का प्लांट, ऐसे बहुत सारे काम अभी हम कर रहे हैं। मैं अगर उनको गिनाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं आज के अवसर पर आप सभी बहनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इतनी बड़ी संख्या में आए। आप सब लोग सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हम सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि हमारी बहनों के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। उसके लिए हमने कहा है, जो स्वयं सहायता समूह चलाने वाली हमारी बहन है, अभी तक हम 5 लाख रुपए तक का ऋण दे रहे हैं। अगर कोई और बड़ा काम करना चाहती हैं, क्योंकि वो विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं, कोई सिलाई का काम करती हैं, कोई बुनाई का काम करती हैं। इसी प्रकार से गौरा नंदा देवी कन्याधन जो 15-16 का रुका हुआ था, उस गौरा नंदा देवी कन्याधन को भी हमने कहा है कि हम जो छूटा हुआ गौरा देवी नंदा कन्याधन का पैसा है, वो पैसा भी हम मुक्त कर रहे हैं। उन बहनों के भी हम दोबारा से जो है ये योजना देने का काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में अभी खिलाड़ियों के लिए हम नई खेल नीति लेकर आए हैं। जो खिलाड़ी हमारे आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, उनके अंदर खेलने की ललक होती है, बड़ा हुनर होता है, योग्यता होती है, क्षमता होती है, लेकिन उनके माता पिता के पास पैसा नहीं होता है। लेकिन जब वही पदक जीत जाते हैं, जब खेल खेलने जाते हैं, तो पैसा नहीं होता। एक हमारे यहां पर श्याम सिंह राणा भी था, वहां का जादवपुर का, तो वो जब एक बार जा रहा था वहां एशिया खेलने के लिए साउथ कोरिया, तो उसके घर में जादवपुर का है वो, उसके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे, उसके अपने पास भी पैसे नहीं थे, उसको चंदा करके यहां से हम लोगों ने भेजा। लेकिन जब वो वहां गया तो वहां से एक नहीं 4 स्वर्ण पदक वो जीत कर आया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। उन बच्चों को जब वो खेलने जाते हैं तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब पदक जीत जाते हैं तो हर कोई उनको पुरस्कार देता है। ऐसे बच्चों के लिए हम नई खेल नीति लेकर आए हैं कि उनको जाने की भी व्यवस्था होगी, उनके खाने की भी व्यवस्था होगी, उनके रहने की भी व्यवस्था होगी। अच्छे पदक अगर जीतेंगे तो उसके बाद उनकी नौकरी की भी व्यवस्था होगी। नई खेल नीति में हमने इसका प्रावधान किया है। हम लगातार हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, कृषि के क्षेत्र में पिछली सरकारों में जहां शुगर मिलें बंद होती थी, हम शुगर मिलें खोलने का काम कर रहे हैं। हमने अभी शुगर मिल सितारगंज का उद्घाटन किया है पिराई सत्र में। ये शुगर मिल चालू हो गई है। 99% धान खरीद की एमएसपी, गन्ने का मूल्य हमने बढ़ाया है। पिछले साल के मुकाबले 29 रुपए 50 पैसे किसानों को गन्ना मूल्य में इस साल अधिक मिलने वाला है। ऐसे बहुत सारे काम बहुत सारे क्षेत्रों में कर रहे हैं। हमने कहा है हम हर क्षेत्र में रास्ता निकालेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से उत्तराखंड के साथ लगाव है, जिस प्रकार का उनका जुड़ाव है, आने वाले समय में हमारे यहां से टनकपुर से बागेश्वर की जो ट्रेन है उसका भी जो है ब्रॉड गेज में सर्वे की स्वीकृति मिल गई है। 29 करोड़ रुपए की धनराशि हमको मिल गई है। आने वाले समय में ये योजना भी हमारी धरातल पर चढ़ेगी। सड़कों के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे, अभी ये हमारा पीलीभीत से खटीमा को जाने वाला जो ये हाईवे, स्टेट हाईवे था, अभी तक इसको नेशनल हाईवे के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया है। मैं प्रधानमंत्री जी का और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में काम कर रही है। पंतनगर से एयरपोर्ट, हमारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला है। इसी प्रकार से सड़कों के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे, हम पिथौरागढ़ जाते थे पहले तो कई घंटों लग जाते थे, आज 3-3.5 घंटे में हम यहां से पिथौरागढ़ पहुंच जाते हैं।
आप यहां से रुद्रपुर जाते थे तो 3 घंटे 4 घंटे लगते थे। आप देहरादून जाते थे तो कई घंटे 14 घंटे लग जाते थे, 15 घंटे लग जाते थे। आने वाले समय में सारी दूरी कम होने वाली है। अभी अफजलगढ़ से सीधे नवजीवाबाद निकलने वाला सड़क का निर्माण हो रहा है, रामपुर बाईपास बन रहा है, हमारा काठगोदाम हल्द्वानी का बाईपास बन रहा है, मुरादाबाद का बाईपास बन रहा है। जगह जगह पर सड़कों के काम हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। आपके उधम सिंह नगर में ही एक मेडिकल कॉलेज, भारत सरकार की योजना है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने योजना चलाई है। उनके बनने के बाद लगातार गरीबों के लिए काम हो रहा है। हमने कोविड में जो हमारे बच्चे अनाथ हुए हैं, उन बच्चों के लिए हम वात्सल्य योजना लेकर आए हैं कि ऐसी योजना कि उन बच्चों को भरण पोषण के लिए 3,000 रुपए प्रत्येक माह उत्तराखंड की सरकार वहन करेगी। मैंने कहा उन बच्चों के मामा के रूप में मैं उनके भरण पोषण की व्यवस्था अपने हाथ में लूंगा। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उन बच्चों को 5% का क्षैतिज आरक्षण भी हम देंगे। हमारी ऐसी बहन है जिनके पास अपने घर में उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है, एक बच्चे के और 2 बच्चे के पैदा होने पर उनके लिए हम महालक्ष्मी किट योजना लेकर आए हैं। और इस महालक्ष्मी किट योजना के माध्यम से उन बहनों को हम उस किट में वो सारा सामान देंगे जो एक मां को और एक बच्चे को पैदा होने के बाद जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से खिलाड़ियों के लिए और हमारे जो नौजवान भाई विभिन्न क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, अर्धसैनिक बलों में जाना चाहते हैं, हमने उनके लिए योजना शुरू की है, स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड। इस योजना के माध्यम से हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में अब एक ओपन जिम खोला जाएगा। साथ में हमने नौजवान भाइयों के लिए 24,000 नौकरियां हमने खोल दी हैं। उस पर लगातार भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। स्वरोजगार की योजना लगातार चल रही है। रोजगार के मेले लगाए जा रहे हैं। एक स्थान पर ही सारे सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम हो, उसकी हमने सभी विभागों को उसके लिए कर दिया है और 15 दिसंबर तक डेडलाइन तय की है। जितने भी जो ऋण देने वाली हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, स्वरोजगार करने वाले हैं, उन सभी को अब बैंकों से गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, उनको आसानी से ऋण प्राप्त हो सकेंगे। ऐसी तमाम योजनाएं मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए। अभी हम एक पुस्तिका भी छात्र हैं, आप सबके बीच में आएंगे। जितना समय मुझे मिला है, हमारा ध्येय है कम समय में अधिक काम करना, और मैं आप सबके बीच में आता हूं तो हमेशा अपने आप को बहुत भावुक पाता हूं। मैं देखता हूं पूरे प्रदेश में मैं अन्य प्रकार से, लेकिन आप सबके बीच में आकर मुझे लगता है कि आप सबका स्नेह, आप सबका दुलार निश्चित रूप से मेरे अंदर एक नई शक्ति और नई ऊर्जा का संचार करता है। मैं आभारी हूं आप सबका, अपनी माताओं बहनों का। मैंने प्रण लिया है, मैंने संकल्प लिया है कि माननीय मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में जब तक हम अपने पूरे उत्तराखंड को हिंदुस्तान के नंबर 1 राज्य के रूप में नहीं बना देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। कल ही प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ योजनाओं को उत्तराखंड को समर्पित किया। 18,000 करोड़ की योजनाओं का कल लोकार्पण शिलान्यास किया। यह होता डबल इंजन की सरकार, यहां भी सरकार और केंद्र में भी सरकार। जब दोनों सरकार एक होती है तो विकास का पहिया तेजी से चलता है, विकास का रथ तेजी से आगे बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मोदी जी ने कहा कि मैंने 5 साल पहले जो यहां के लोगों के सामने कहा था, उस बात को मैं आज दोहरा रहा हूं कि 5 साल में हमने 1 लाख से भी अधिक योजनाओं को उत्तराखंड के लिए स्वीकृत किया है और हम भविष्य में भी करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, यहाँ की माताओं बहनों का दशक होगा, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने वाला होगा। उसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। मैं आज के अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए अपनी सभी बहनों का, चूंकि सवेरे से वो यहाँ बैठी हैं, बड़ा लंबा समय हो गया है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। आप सब लोगों ने कार्यक्रम